हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, एंड उसके बाद हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब उसी टॉपिक को जो है आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे इन केस ऑफ आइस एंड वाटर, कि आइस और वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किस तरीके से होती है। देखो, इन दोनों को समझने के लिए जो है हम बात करेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आपके पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि जो डेंसिटी होती है आइस की वो क्या होती है, लेस होती है देन दैट ऑफ वाटर। मीन्स आइस इज लाइटर देन वाटर। ये क्वेश्चन है कि वाई आइस इज लाइटर देन वाटर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें पता चलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है, और फर्स्ट तो हो गया ये आपके पास, इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे। तो हो गया आइस इज लाइटर देन वाटर। सेकंड होता है कि जो वाटर होता है, वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। वो किस वजह से, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है हमें यहीं पे मिल जाएंगे जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे इन वाटर एंड आइस। ओके, अब देखो, अगर हम एक्सरे स्टडी देखें, कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर हमें उस स्ट्रक्चर के अंदर की बॉन्डिंग को स्टडी करना है तो हम जो है उसकी एक्सरे स्टडीज़ करते हैं। एक्सरे स्टडी से हमें क्या पता चलता है कि आइस के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है उसके सराउंडिंग में जो है टोटल 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है टेट्राहेड्रली। टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर जो है उन पे जो है ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, और उसकी सराउंडिंग में जो है टोटल 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इन 4 हाइड्रोजन में से जो आपके पास 2 हाइड्रोजन्स होंगी, H2O में टोटल 2 हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन एटम के साथ लिंक होगी थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन एटम्स है ये जो है ऑक्सीजन के क्लोज होंगे नियर अबाउट 1.0 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे। बाकी जो 2 अदर हाइड्रोजन्स हैं वो जो ऐड होंगी इसके साथ थ्रू कोवलेंट वो हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनका जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, नियर अबाउट 1.76 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इस केस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन एटम है वो जो है टेट्राहेड्रल कॉर्नर्स पे जो है वो लोकेट होगी। देखो किस तरीके से, जैसे आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, सेंटर में आपके पास यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन है, थोड़े शॉर्ट डिस्टेंस पे 2 हाइड्रोजन एटम में से कोवलेंट बॉन्डिंग में। ऐसे ही आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, एक इस साइड पे है, ऐसे ही एक नीचे की साइड होगा, और एक होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी हमारे पास ये जो टोटल है इसमें सारी की सारी जो मैंने अभी तक बॉन्ड्स बनाई है वो सभी के हैं कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, देखो यहाँ से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दोनों एटम्स के बीच में होगी। सिमिलर वे में यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होगी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऐसे इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इनके बीच में बॉन्ड होगी। तो इस तरीके से जो आपके पास है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। कॉर्नर्स पे जो है टोटल 4 कॉर्नर्स पे आपके पास 4 जो है यहाँ पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से ये आपके पास जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल की सॉलिड स्टेट में आइस का जो स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशनल में एक्सटेंड हो गया। टेट्राहेड्रल आपके पास स्ट्रक्चर है, और इस केस में क्या है कि जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, जो कोवलेंट वाली बॉन्ड्स हैं वो क्या है, शॉर्टर है देन हाइड्रोजन बॉन्ड वाली हाइड्रोजन एटम जो अटैच है। मतलब कि ये जो बॉन्ड है ये ज़्यादा लॉन्गर है और ये जो बॉन्ड है वो शॉर्टर है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है कि जो मॉलिक्यूल है वाटर की ये क्लोजली पैक नहीं है, इनके बीच में जो है वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट है। एक तरीके का जो आपके पास ये स्ट्रक्चर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। डिस्टेंस होने की वजह से, ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से बीच का जो स्पेस है, जो फ्री स्पेस प्रेजेंट है ना, इसलिए जो है यहाँ पे स्पेस होगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मास तो उतना ही है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। आइस का जो है ओपन केज स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो लार्जर होगा फॉर द गिवन मास ऑफ वाटर। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी के साथ क्या है, इसका इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए जो इसकी डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी वाटर से।
क्लियर हुआ कि वाटर का जो है आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो है किसी पर्टिकुलर गिवन मास के लिए वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा, और वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जो आइस होती है, आइस इज़ लाइटर देन वाटर। अब मैंने जो सेकंड क्वेश्चन कहा था वो ये, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री पे जो है मैक्सिमम होती है। अब देखो, जब हम जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, आइस मेल्ट हो जाएगी। आइस को जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, हीट करें, तो वो किस में चेंज होगी, वाटर में चेंज हो जाएगी यहाँ पे। अब इस केस में क्या है, ओपन केस स्ट्रक्चर जो है इसका, जब हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, जो यहाँ पे वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये वाली पार्शियल जो है ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बीच में जो वैकेंट स्पेस प्रेजेंट है, ये स्पेस जो है फिर यहाँ पे फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका वॉल्यूम क्या है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा, इसमें डेंसिटी जो है वाटर की जो है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, वाटर की जो है वो स्ट्रक्चर जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी, और इसकी जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप इसके बाद भी फर्दर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और वे दोबारा से जो है जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो जो है इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सपेंशन हो रही है वो ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्शन। बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। बट अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस से भी फर्दर टेम्परेचर राइज करोगे, तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज हुई है उसकी वजह से दोबारा से यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, वहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन हो जाएगी, और जब एक्सपेंशन होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो डेंसिटी जो है फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए जो है वाटर जो है इसकी जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो कितने पे होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो यहाँ से जो है हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से 2 क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। फर्स्ट तो ये कि जो आइस है वो लाइटर होती है वाटर से, एंड सेकंड वन इज कि जो वाटर है उसकी जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे जो आपका टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की इंटरेक्शन पढ़ेंगे हम वो है वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, सेकेंड वन। वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बेसिकली जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस है काफ़ी जनरल, बेसिकली जितने भी आपके पास मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं ये उसमें जो है प्रेजेंट होंगे। इवन नॉन पोलर कंपाउंड्स के केस में भी जो आपके पास जो है वॉन डेर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, सॉलिड लिक्विड से। अब देखो, जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो भी जो है लिक्विफाइड हो जाते हैं। नॉन पोलर सब्सटेंसेस ऐसे ही, अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैसेस की जो हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं वो कम्प्लीटली फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो नोबल गैसेस हैं उनका नेचर कैसे है, मोनोटॉमिक नेचर है। दैट मीन्स वो किसी के साथ में कंबाइन नहीं होंगे ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी एटम का जो आउटरमोस्ट शेल होते हैं वो अनफिल्ड या फिर कम्प्लीटली फिल्ड वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है। लेकिन नोबल गैस के केस में क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, कम्प्लीटली फिल्ड है इसकी आउटरमोस्ट शेल, जिसकी वजह से क्या है मोनोटोमिक है, यानी कि किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होंगी बिकॉज ऑफ क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन। बट इन गैसेस को भी जो है, जो आपके पास नोबल गैसेस हैं लाइक हीलियम-2 है, इन गैसेस को भी जो है हम हीलियम-2 नहीं, हीलियम गैस है, आर्गन है, इन गैसेस को भी जो है हम यहाँ पे लिक्विफाई कर सकते हैं। अब लिक्विफाइड कर रहे गैस को लिक्विफाई कर रहे, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं, तो दैट मीन्स इन ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्सेस जो है प्रेजेंट होंगे, और वो जो वीक फोर्सेस होते हैं उन वीक फोर्सेस को हम बोलते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। ये फोर्सेस जो है वीक होते हैं, वो हमें पता चलता है इनके लो बॉइलिंग पॉइंट से। जो नोबल गैसेस हैं आपके पास, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, बट ये गैसेस लिक्विफाई हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई वीक फोर्सेस प्रेजेंट है, और वो जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, बेसिकली एक साइंटिस्ट थे वॉन डेर वाल्स, जिनका नेम था, सबसे पहले जो उन्होंने इन वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस को नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में जो है
बताया था कि ऐसे कोई वीक फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं के नेम पे जो है हम इन फोर्सेस को बोल देते हैं वनरेबल फोर्सेस। ओके, अब इस केस में भी क्या है, जो वनरेबल फोर्सेस होते हैं ये भी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब इनके जो है आपको नेम से ही थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के यहाँ पे जो है फोर्सेस है। अब देखो जैसे डाइपोल डाइपोल है जो, अब ये इसको जो है हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को जो है कीजोम फोर्सेस भी बोलते हैं, बिकॉज ये एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इसको स्टडी किया था फर्स्ट टाइम, इसलिए हम इसको बोलते हैं कीजोम फोर्सेस। बेसिकली ये जो फोर्सेस होंगी ये मोलिकुलर सॉलिड्स के केस में होंगे जिनका ऐसे मोलिकुलर सॉलिड जिनका पोलर नेचर होगा। पोलर नेचर फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है, H2O है। अब पोलर मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेशन होती है, और ये जो फोर्सेस हैं ये अराइज होंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटिवली चार्ज आयन एंड्स ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स। आपके पास कोई भी पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब इसमें चार्ज सेपरेशन हो जाएगी, एक जगह पॉजिटिव चार्ज एक जगह नेगेटिव चार्ज। ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो ये डाइपोल डाइपोल या फिर कीजोम फोर्सेस हैं ये अराइज होंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटिवली चार्ज एंड्स ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स के ये जो बीच में के हैं इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी इनको हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और जितनी ज़्यादा आपके पास किसी मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट होगी उतनी ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ये ज़्यादा होंगे। ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, greater is the force of attraction। ओके, मतलब कि यहाँ पे जो आपके पास मॉलिक्यूल की जो है ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन के ऊपर बेस्ड है ये फोर्सेस कि आपके पास अपोजिट एंड्स होंगे उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होंगे, इसीलिए जो है इस इफेक्ट को जो है हम ओरिएंटेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, कीजोम फोर्सेस बोलते हैं या फिर ओरिएंटेशन इफेक्ट। है क्या, डाइपोल डाइपोल मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है पॉजिटिवली एंड्स के बीच में, उनको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ओके, अब जो इसके आगे सेकंड टाइप आती है, फर्स्ट तो होगी वनरेबल फोर्सेस की 3 टाइप्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट होगी डाइपोल डाइपोल, सेकंड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब इसके भी जो है नेम से क्लियर हो रहा है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। मतलब कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर फॉर एग्जांपल आपके पास नोबल गैसेस ही हैं, उनके बीच में क्या होगा, कोई भी डाइपोल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे मॉलिक्यूल के जो है नेबर में कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो पोलराइज नेचर की हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा, एक डाइपोल जो है इंड्यूस हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में भी। जैसे कि आपके पास कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, स्फेरिकल शेप का है, कोई भी इसमें जो है चार्ज सेपरेशन नहीं है, बट अगर आप इसके नेबर में किसी पोलर मॉलिक्यूल को लेके आते हो, पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होगा, तो पोलर मॉलिक्यूल को इसका नेबर में लाने से क्या होगा, इसमें भी जो है फोर्सेस जो है यहाँ पे एक डाइपोल जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। वो किस तरीके से होगा कि आपके पास जो है इस तरीके से यहाँ पे शो होना चाहिए, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस वाले एंड पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे बिटवीन डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, इनको हम बोल देते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ओके, द फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन द डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, इनको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और जितनी ज़्यादा ईजिली जो मॉलिक्यूल है ये पोलराइज्ड होगा, दैट मीन्स डिफॉर्म्ड होगा, इसको बोलते हैं शेप में डिफॉर्मेशन आना, कि इसकी जो शेप जो है चेंज हो रही है, उतने ही ज़्यादा ये फोर्सेस क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। और यहाँ पे जो है डाइपोल इंड्यूस्ड हो रहा है ना, इसीलिए हम इस इफेक्ट को जो है इंडक्शन इफेक्ट भी बोलते हैं। डिबाय ने इसको फर्स्ट टाइम स्टडी किया था, साइंटिस्ट का नेम है डिबाय, और यहाँ पे इंडक्शन हो रही है डाइपोल की, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडक्शन इफेक्ट। क्लियर। थर्ड जो आता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, इन फोर्सेस का जो सेकंड नेम है वो है लंदन फोर्सेस।
अब देखो इस केस में क्या है, ये जो फोर्सेस अराइज होंगे बेसिकली स्पेशली नोबल गैसेस के केस में ही होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में। अब नोबल गैसेस जो है ना तो वहाँ पे किजोम फोर्सेस ना ही डिबाई फोर्सेस कोई भी राइज नहीं हो रहे, बिकॉज नॉन पोलर वाले केस में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन शेल है वो रिसीड होगी। लेकिन मैंने अभी स्टार्ट में क्या बताया था कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो भी जो है लिक्विफाई हो सकती हैं, दे कैन बी लिक्विफाई। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे भी जो है कुछ कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट है। अब इन फोर्सेस के ओरिजिन को स्टडी करने के लिए जो है हम जैसे कंसिडर करते हैं कि आपके पास जो है कोई नोबल गैस है, दो नोबल गैस के एटम्स है, हम जब उन दोनों को क्लोज लेके आएंगे तो इसमें क्या है कि आपके पास जो एटम्स हैं वो अनचार्ज्ड है बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सेंटर में ये है पॉजिटिव एंड और साइड में नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन की मोशन होगी तो हम जो है इसमें एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए जो है ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है मोशन के टाइम पे वो जो है वो सिमेट्रिकल नहीं हो। मतलब कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमिलर ना सिमेट्रिकल ना होकर थोड़ी सी जो है इस तरीके से चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो मूव कर रहा है सारे में, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल ना हो, जिसकी वजह से क्या हो यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो है वो अराइज हो जाए। और इसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरा एटम है इसके पास में उसके अंदर भी क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब कि ये जो आपके पास मॉलिक्यूल आया पॉजिटिव नेगेटिव, ये है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और यहाँ पे अट्रैक्शन की वजह से जो दूसरा आपके पास एटम है उसके अंदर भी क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाए। पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। ओके, तो यहाँ पे जो एक आपके पास है कि यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे इन दोनों के बीच में इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, इन फोर्सेस को जो है हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस। और इन्हीं की वजह से जो नोबल गैसेस हैं वो जो है लिक्विफाई हो सकती है, कि जो नोबल गैसेस के बीच में फोर्सेस प्रेजेंट है वो यही फोर्सेस जो है प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो फोर्सेस होते हैं काफ़ी वीक होते हैं और इन फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस डिपेंड्स ऑन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, फर्स्ट वन साइज ऑफ मॉलिक्यूल, सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, एंड थर्ड वन इज मोलिकुलर स्ट्रक्चर। और जैसे आपके पास जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का साइज जो है वो बड़ा होगा, बड़ा होने की वजह से क्या होगा, जो उसका चार्ज क्लाउड है वो क्या होगा, ज़्यादा इजीली जो है डिफॉर्म हो जाएगा। और जैसे जैसे आपके पास डिस्टोर्शन इंक्रीज होगी तो वहाँ पे क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल प्रोड्यूस होगा। तो जो स्ट्रेंथ है वॉल फोर्सेस की दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर साइज, कि आपके पास मॉलिकुलर साइज इंक्रीज होगा तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। और सेकंड थिंग कि जितने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उतनी ही डिस्टोर्शन होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल ग्रेटर द चांस ऑफ डिस्टोर्शन। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही वहाँ पे क्या है, डिस्टोर्शन ज़्यादा हो जाएगी। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट वंडरफुल फोर्सेस। अब जो नेक्स्ट टाइप के हमारे पास फोर्सेस आते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। अब देखो, अब हमारे पास अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल में जो है काफ़ी सारे आपके पास मोर देन 80 एलिमेंट्स अगर मैं कहूँ वो मेटल्स होते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें मेटल्स की, कि एक आपके पास मेटल हो गया जैसे कि मरकरी एंड सेकंड वन इज़ गैलियम। इन दोनों मेटल्स को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सभी जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और जो मेटल्स की बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती है, लाइक मेटल्स जो है लस्ट्रस होते हैं, हाई इनकी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है, मेलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये सभी सभी जो है जनरल करेक्टरिस्टिक्स है मेटल्स की। अब जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो मेटल में एटम्स को बाइंड करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मतलब कि क्या, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड द एटम्स ऑफ मेटल टुगेदर, कि उनको आपस में बाइंड करके रखेंगे, उन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को हम बोल देते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अब जो मेटेलिक बॉन्ड है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसके लिए जो है स्टडी करने के लिए मेटल बॉन्ड को अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है अपने अलग अलग मॉडल्स प्रपोज किए। बेसिकली जो है यहाँ पे हम 3 मॉडल्स डिस्कस करते हैं या फिर थ्योरीज मेटेलिक बॉन्ड को समझने के लिए। फर्स्ट वन इज फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब ये जो मॉडल है आपके पास, ये जो है मेटल की जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ लो आयनाइजेशन एनर्जी। जनरली जो आपके पास मेटल्स होते हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है लो होती है, और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड नहीं करते, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होंगे उतना ही उन्हें रिमूव करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। और मैं क्या कह रही हूँ कि मेटल्स जो है उनकी जनरली आयनाइजेशन एनर्जी जो है लो होती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक हम वर्ड यूज़ करते हैं कर्नल्स। बेसिकली कर्नल्स क्या होते हैं, कर्नल्स होते हैं न्यूक्लियाई और बाकी सभी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर 281, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे, सेंटर में इसका न्यूक्लियस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और नेक्स्ट शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसे आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ के न्यूक्लियाई एंड जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, इनके लिए हम एक कंबाइंड टर्म यूज करते हैं कर्नल्स। ओके। कि जो हमारे पास मेटल्स हैं उनके पास जो है, मेटल के पास ये जो आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मेटल्स है फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, कि मेटल के पास जो है फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट होंगे। सेकंड जो करेक्टरिस्टिक है इसकी वो है लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, कि जो मेटल्स होते हैं जनरली उनके पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और इनके पास जो है काफ़ी नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम सोडियम की ही बात करें, सोडियम के पास 1s2 2s2 2p6 3s1। अब 3s1 के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा आता है, 3p एंड 3d, ये दोनों तो क्या है यहाँ पे वैकेंट है। सिमिलर वे में अगर मैग्नीशियम की बात करें, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो इस केस में भी क्या आपके पास 3p एंड 3d ऑर्बिटल जो है दोनों वैकेंट है। तो मेटल्स के पास जो है वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। अब इस इलेक्ट्रॉन इन 2 करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर तो ये मॉडल बेस है। अब इसके जो है बेसिक जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो डिस्कस करते हैं इस मॉडल के। फर्स्ट वन क्या है कि जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स हैं वो अरेंज होंगे एक रेगुलर फैशन में मेटल लैटिस के अंदर, कि पर्टिकुलरली जो है इनकी एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगी। सेकंड मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो कर्नल है, अभी मैंने आपको बताया कि कर्नल क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करें कोई भी मेटल की शीट, ये आपके पास है कर्नल, इसके लिए हमने वर्ड यूज़ करा है कर्नल। इन कर्नल्स के सराउंडिंग में जो है आपके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मैं छोटे छोटे ड्रॉ कर रही हूँ ये यहाँ पे हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से। ठीक है। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हर एक एटम के पास, वो जो है लूजली बाउंड होंगे और इनके पास जो है इसलिए लूज होने की वजह से कंप्लीट फ्रीडम होगी मेटल लैटिस के अंदर जो है कहीं पे भी घूमने की। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है मेटल्स में, दे आर रिगार्डेड एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। अब इसमें क्या है आपके पास, हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आपके पास जो है कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन का सी है, इलेक्ट्रॉन का सी है, जिसके अंदर क्या है जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स हैं उनको जो है इमर्स्ड किया गया है, इसलिए हम इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो है आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एक सी प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या है कि जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स है उसको जो है हमने इमर्स कर दिया, और इसी वजह से जो है इस मेटल का जो है हम इस मॉडल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्लियर। अब जैसे ही अब इसमें बात करें कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे किसके बीच में, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एंड पॉजिटिव कर्नल्स के बीच में, तो जो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव कर्नल्स विच बाइंड द मेटल एटम, इन फोर्सेस को हम बोल देते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर। पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एंड जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उनको हम बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड। अब इस मॉडल की हेल्प से जो है हम कौन कौन सी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की वो डिस्कस कर सकते, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मेटेलिक लस्टर। मेटल जो होते हैं ब्राइट लस्टर्स नेचर के होते हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, कि आपके पास जो यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब देखो मेटल के सरफेस पे अगर हम जो है वाइट के लाइट फॉल कराते हैं तो उससे क्या होगा, जो कि लूजली हाइल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, लाइट फोटोन्स को ऑब्जर्व कर लेंगे और वहाँ पे जो है ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे, और ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन है दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट, जो क्या करेंगे रेडिएशंस को एमिट करेंगे, जिसकी वजह से क्या है कि आपके पास जो इंसिडेंट लाइट है वो आपको अपीयर होगी, रिफ्लेक्ट होगी मेटल सरफेस से, कि रेडिएशंस ही एमिट कर रहे हैं, तो वो क्या आपको ऐसे नजर आएगा कि जो मेटल सरफेस है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनका नेचर जो होता है वो लस्ट्रस नेचर होता है। समझ में आए कि जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे जब उनके पास जो है हम कोई लाइट रेडिएशंस फॉल कराएंगे उनके सरफेस पे, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे लाइट को, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पे ओसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे, और वो जो ओसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरीके से सोर्स ऑफ लाइट का काम करेंगे, मतलब कि वो क्या है रेडिएशंस एमिट करेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या लगेगा कि जो मेटल का सरफेस है वो क्या है लस्ट्रस नेचर का है। सेकेंड जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हम कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो भी किस वजह से है, ड्यू टू द दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, कि आपके पास जो है मेटल्स हैं उनके पास जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जब हम क्या करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होगा कि जो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये आपके पास शीट है, हमने जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, सपोज करो ये इसका पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव टू पॉजिटिव इनका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ये इस तरीके से जो है इधर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। साथ के साथ क्या होगा कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जो है, अब देखो जैसे ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रोड इधर मूव होना स्टार्ट हुआ, तो इसकी जगह पे जो वैकेंट स्पेस रह गया उस पर क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से एक और इलेक्ट्रॉन आकर वो जो है इस जगह को रिप्लेस कर देगा। मतलब कि ये जो मेटेलिक शीट है यहाँ पे ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ से एक मेटल जो है पॉजिटिव की साइड गया, ये स्पेस वैकेंट हुआ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये वाला स्पेस वैकेंट है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला स्पेस वैकेंट हुआ तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन जो है रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो यहाँ पे कौन सी होगी, दिस कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके। थर्ड हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ऐसे ही थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें भी जो रीज़न है आपके पास वो यही है, सेम रीज़न मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की। अगर हम मेटल के पार्ट को हीट करना स्टार्ट करेंगे, थर्मल मतलब कि हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो उस पर्टिकुलर रीजन में जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वो क्या होंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। कहाँ मूव करेंगे, हॉटर पार्ट टू कूलर पार्ट मूव करेंगे, और अपनी जो एनर्जी है वो इस तरीके से जो है ट्रांसमिट कर देंगे कोलिजन में।
इसीलिए क्या होगा कि हीट जो है वो ट्रैवल करेगी हॉटर पार्ट टू कूलर पार्ट। थर्मल कंडक्टिविटी की मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि हीट को जो है वो कंडक्ट करेंगे। वो किस वजह से, कि जब हम मेटल के सरफेस को हीट करना स्टार्ट करेंगे उससे क्या होगा, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो क्या करेंगे, अपनी हीट को जो है हॉटर पार्ट टू कूलर पार्ट जो है ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, एंड डक्टिलिटी मीन्स कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ओके, अब देखो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे कि आपके पास जो है मेटल्स की जो बात कर रहे हैं कि हम इसको जो है मेटल्स को थिन शीट में बेक कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं, या फिर वायर के फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मेटल एग्जिबिट करता है ड्यू टू द नॉन डायरेक्शनल नेचर, कि जो आपके पास मेटेलिक बॉन्ड होती है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी वो, ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। ये चीज़ आपको स्पेशली यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है। ये जो दो प्रॉपर्टी है इसकी मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, वो किस वजह से है, ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर। अब देखो जैसे आपके पास मेटल शीट है, जैसे मैंने पीछे बनाई हुई थी, बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फ्री मोबाइल। इस तरीके से हम इस शीट पे ऊपर जब जो है स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पे जो पोजीशन है मेटल कर्नल्स की वो क्या होगी, ऑल्टर्ड हो जाएगी, मतलब कि क्रिस्टल डिस्प्लेस नहीं होगा। यहाँ से जो एक लेयर है वो निकल के जो है आगे चली जाएगी इस तरीके से। बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि जब हम मेटल के ऊपर सरफेस के ऊपर इसके स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, इन पोजीशन जो मेटल कर्नल्स है इनके जो पोजीशन है वो ऑल्टर्ड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल जो है डिस्ट्रॉय जो है नहीं होगा। और इस स्लिपेज की वजह से कि जो एडजेसेंट लेयर है वो स्लिप कर दिया जगह से, तो जो मेटल लैटिस है वो क्या होगा, डिफॉर्म्ड हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए जो है इसकी वजह से क्या है कि जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, डिफॉर्मिंग फोर्सेस जो है वो क्या होंगे, यहाँ पे कर्नल्स को मूव करा देंगे एक लैटिस साइड से दूसरी लैटिस साइड। पहले वो यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर वो यहाँ से जो है मूव करके इस साइड चला जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटल की, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब जो मेटल्स होते हैं उनकी जो है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि मैं इसको सेकेंड में ऐसे भी कह सकती हूँ कि जो मेटल है, मेटल कैन रजिस्ट स्ट्रेचिंग, कि हम जो है उनको कितना मर्जी स्ट्रेच कर सकते हैं बट वो जो है ब्रेक नहीं होंगे। उसका क्या रीज़न है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कि पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स हैं और जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसकी वजह से जो है मेटल्स को जो है हम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि किसी भी चीज़ को अगर हम स्ट्रेच करें, अगर वो एकदम से ब्रेक हो जाए, मतलब कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, वीक हैगी। लेकिन मेटल जो होते हैं हम इनको कितना मर्जी जो है स्ट्रेच कर ले, ये जो है ब्रेक नहीं होगी, रजिस्ट करेंगे उस चीज़ को। तो इसलिए जो मेटल्स होते हैं इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, हाई होती है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसके बाद वो है हार्डनेस ऑफ मेटल। मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड नेचर के होते हैं, और इनका जो हार्ड नेचर होता है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ के ऊपर। जितनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ हाई होगी उतना ही मेटल्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, हार्ड नेचर होगा। ठीक है, और जो मेटल बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा जो है डीलोकलाइजेशन होगी और स्ट्रॉन्गर क्या होगी, मेटेलिक बॉन्ड होगी। मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही मेटेलिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगी। ग्रेटर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, stronger is the metallic bond.
और सेकंड जो है ये जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कर्नल्स के ऊपर, साइज ऑफ कर्नल। फर्स्ट डिपेंड करेगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड साइज ऑफ कर्नल्स। मींस आपके पास जो कर्नल्स होते हैं जितना ज़्यादा उनका साइज स्मॉल होगा उतनी ही अट्रैक्शन फोर्सेस जो है ज़्यादा होंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, और उतनी ही मेटेलिक बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मतलब कि स्मॉलर द साइज ऑफ कर्नल greater is the attraction for delocalized electrons। साइज जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का स्मॉल होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, एंड हेंस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं, दैट मीन्स मेटेलिक बॉन्ड क्या होगी, वो स्ट्रोंगर होगी। स्ट्रोंगर इज द मेटेलिक बॉन्ड। ओके, तो ये जो था इसका फर्स्ट मॉडल था मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ये यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसका जो सेकंड मॉडल है वो डिस्कस करेंगे। टोटल 3 मॉडल्स हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।